नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया था। हमने उसमें संविधान सभा के बारे में पढ़ा था। आप लोगों को कैसा लगा ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया संविधान सभा। आप अपने सजेशन कमेंट्स में दीजिए प्लीज़। मैं उन कमेंट्स को पढ़ूँगा और जो भी सुधार करने होंगे मैं करूँगा। ओके, आज हम इसी सीरीज़ में चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो कि है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना, क्योंकि हम संविधान को पूरा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा करेंगे और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी सीरीज में हमने पहले चैप्टर में संविधान सभा के बारे में पढ़ा और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आना 100% तय है, ये आप ध्यान रखिए, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको एक डेट याद होगी जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी है, 13 दिसंबर 1946। रिमाइंड कीजिए इस डेट को। हमने पढ़ा था इसमें कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। मैंने तब भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ये उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार माना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैं आपको हिस्ट्री की तरफ लेके चलता हूँ। एक है बेरूबारी बाद, आपने बहुत सुना होगा संविधान के बारे में। इस बेरूबारी बाद के बारे में, बेरूबारी बाद, ये 1960 का मामला है। 1960 का मामला है। इस बेरूबारी बाद में बताया गया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना सुप्रीम कोर्ट ने बताया, बेरूबारी बाद में बताया, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। ध्यान से सुनिएगा अब मैं क्या बता रहा हूँ। ये बताया गया कि जो ये प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। उसके सही 13 साल बाद, 13 साल बाद यानी 1973 में एक बहुत बड़ा केस आपने सुना होगा। पॉलिटी में उसका जिक्र बहुत ज़्यादा जगह है। उसका नाम है केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद 1973। ओके, अब सुन लीजिए इसमें क्या हुआ। मैंने बताया बेरूबारी बाद 1960 में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। उसके सही 13 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती वाद 1973 के नाम से हुआ। ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है आज तक का, सबसे बड़ा वाद है। इसका फैसला 13 जजों की टीम ने दिया था। 13 जजों की टीम थी। ठीक है जी। जहाँ बेरूबारी बाद में हमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इस प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। मतलब 1960 में बेरूबारी बाद में यह बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं। फिर उसके 13 साल बाद फिर से बताया गया, जो था बाद केशवानंद भारती, उसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, संशोधन भी किया जा सकता है, ये बताया गया। ठीक है, अब देखिए एक मामला और रजिस्टर्ड है, SR बॉम्बई। थर्ड जो केस है, वाद है, SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया 1994।
इसने बताया कि प्रस्तावना जो है, इसमें बताया गया प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का, प्रस्तावना संविधान का आधारभूत संरचना है। प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। आधारभूत संरचना का मतलब ये है कि जो प्रस्ताव संविधान में क्या बातें होनी चाहिए, संविधान के बारे में क्या जो संविधान सभा के सदस्य थे वो सोचते थे, इसके बारे में क्या है, वो सब हमें प्रस्तावना में ही रिफ्लेक्ट होता है, प्रस्तावना में ही हमें उसका पता लगता है। ठीक है, अब प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ते हैं। तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बार सन को लेके या मतलब उसमें क्या फैसला दिया गया इस बात को लेके कई बार इसके क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तावना, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग डैश डैश, मतलब यहाँ से शुरू होती है प्रस्तावना। एक बार ये सवाल आया हुआ है कि हमारे संविधान का शीर्षक क्या है। तो हमारे संविधान का शीर्षक क्या है? संविधान में सबसे पहले क्या आता है? प्रस्तावना। और उसमें भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि हम भारत के लोग। तो हमारे संविधान का शीर्षक क्या है? हम भारत के लोग, इसलिए मैंने इसे लिखा है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। प्रस्तावना के बारे में 2-3 बातें हैं। नंबर 1, प्रस्तावना हमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बताती है। और सीक्वेंस भी यही है। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीक्वेंस लगाने को आ गया था। तो 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या करती है हमारी प्रस्तावना। क्या क्या है? सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। तीनों न्याय के बारे में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। उसमें क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है। 3 प्रकार का न्याय प्रदान करती है हमें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। किसकी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। ये आगे भी आएगा, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे मैं इनको डिटेल्स में बताता रहूँगा आपको। ठीक है, अब देखिए, 2 प्रकार की समानता प्रदान करती है प्रस्तावना। वो क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानताएं हैं, प्रतिष्ठा की है और अवसर की है। ठीक है, ये था मतलब प्रस्तावना में हमें क्या है? 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं और 2 प्रकार की समानताएं दी गई हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अच्छा, प्रस्तावना में जो है लास्ट लाइन जो है, प्रस्तावना की लास्ट लाइन जो है उसमें लिखा गया है कि आज 26 नवंबर 1949 को हम, मतलब मैं एक बताना चाह रहा हूँ स्टेट से कि संविधान की प्रस्तावना में संविधान को लागू होने की डेट भी लिखी हुई है। 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है प्रस्तावना में। ठीक है, और प्रस्तावना का जो क्वेश्चन है और जो प्रस्तावना से क्वेश्चन लिए जाते हैं मोस्टली, इसके संशोधन को लेके किया जाता है। कई बार आया है संशोधन, एक ही बार हुआ है आज तक, एक ही बार। वो क्या है? 42वां संशोधन 1976। ये तो संविधान में आप पता नहीं 100 बार पढ़ोगे, 200 बार पढ़ोगे, कितनी बार पढ़ोगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन है। इसी के तहत प्रस्तावना में केवल आज तक एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है,
मुझे लगता है प्रस्तावना में जो भी ज़रूरी बातें थी वो हमने कर ली हैं। आज की क्लास में ही मैं एक छोटा सा खंड और है उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, इसमें भी बिल्कुल मैं इम्पोर्टेंट सी बातें लिखवाऊंगा आपको, जैसे प्रस्तावना में लिखवाई है। बहुत छोटी सी प्रस्तावना लिखवाई है मैंने, मतलब प्रस्तावना में जो क्वेश्चन आए हैं या जो आ सकते हैं भविष्य में वो सब हमने कवर कर लिए। अब इसी में आज ख़त्म कर लेते हैं संविधान के स्रोत। संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है? तो संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है, जो अधिकांश भाग है, अधिकांश भाग है, वो हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ओके, हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो बीच में जो गैप है, इसमें क्या था, इसमें क्या नियम थे, इसमें क्या अधिनियम थे या क्या था? तो ये जो भारत शासन अधिनियम है इसी के तहत शासन चला है इस बीच के गैप में। इसीलिए संविधान का जो स्रोत है, सबसे बड़ा जो संविधान का स्रोत है, हम इसे ही मानते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 को। ओके, फिर इसके बाद जो और देशों से हमने क्या क्या लिया वो देख लेते हैं। जैसे हमने ब्रिटेन से, बिल्कुल इम्पोर्टेंट लिखवाए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स हैं ये। ब्रिटेन से हमने लिया है विधि का शासन। ब्रिटेन से लिया है विधि का शासन। नंबर 2 लिया है द्विसदनीय प्रणाली। जो 2 सदन है ना हमारे, द्विसदनीय प्रणाली बोलते हैं जिसको, वो हमने ब्रिटेन से लिए, द्विसदनीय प्रणाली। और एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसे है? डबल। वहाँ पे केंद्र सरकार की भी नागरिकता लेनी पड़ती है, राज्य सरकार की भी नागरिकता लेनी पड़ती है, लेकिन हिंदुस्तान में कैसी है? एकल नागरिकता। और कहाँ पे? ब्रिटेन में भी। तो हमने ब्रिटेन से ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें ली हैं। विधि का शासन लिया है, द्विसदनीय प्रणाली ली है, एकल नागरिकता ली है। ये सब हमने लिया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के बाद हम पढ़ते हैं अमेरिका से क्या लिया है। अमेरिका से हमने उद्देशिका किसे बोलते हैं? प्रस्तावना। कोई लिख भी देता हूँ। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना का विचार, कि भाई एक प्रस्तावना होनी चाहिए, एक उद्देशिका होनी चाहिए संविधान की। वो हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। दूसरा लिया है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया। तीसरा क्या लिया है? न्यायिक पुनर्विलोकन। ये भी हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है। फिर मूल अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है? महाभियोग। इस बातों को याद रखना। अमेरिका से हमने उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है, मूल अधिकार लिए हैं और महाभियोग लिया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए। डीपीएसपी किसे बोलते हैं? नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, ये हमने आयरलैंड से लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। और राज्यसभा में नामांकन। ये 2 जो हैं हमने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आयरलैंड से ली हैं। डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और राज्यसभा में नामांकन।
मतलब 12 आदमियों का नामांकन होता है राज्यसभा में। राज्यसभा पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो ये दोनों हमने आयरलैंड से लिए हैं, कनाडा से। कनाडा से देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, या 2 राज्यों का भी हो सकता है, वो राज्यपाल जब पढ़ेंगे मैं बताऊंगा। ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो ली गई हैं वो है, एक तो संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। दूसरा उद्देशिका, या क्या बोला था हमने, प्रस्तावना की भाषा। ये बहुत महत्वपूर्ण और कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको पढ़ाया था उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में। क्या कि उद्देशिका प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। विचार अमेरिका से। और जो इसकी भाषा है, इसकी भाषा कैसी होगी, भाषा शैली कैसी होगी, वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। और जो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा गया सवाल है कि समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है जी। इसके बाद है जापान। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी अमेरिका बोल दिया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से सबसे इम्पोर्टेंट जो लिया वो लिया संशोधन। संविधान में संशोधन कैसे होगा वो हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया है। मतलब दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन, संविधान में कैसे संशोधन करेंगे, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के बारे में मैंने पहले भी बोला था आपको। राज्यसभा में जो नामांकन है, 12 आदमियों का जो नामांकन होता है, वो हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है। और जो बाकी के सदस्य हैं राज्यसभा में, जो निर्वाचित होते हैं सदस्य, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिए हैं। ठीक है। एक है सोवियत संघ, सोवियत संघ जिसे आजकल रूस भी बोलते हैं, वहाँ से हमने मूल कर्तव्य, बहुत ज़रूरी है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में जो न्याय, प्रस्तावना में न्याय। कितने प्रकार के न्याय हैं प्रस्तावना में? मैंने अभी बताया था 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो हमने कहाँ से लिए? सोवियत संघ से। ठीक है जी। ये था हमारा प्रस्तावना और संविधान के स्रोत के सोर्स, मतलब सोर्स, संविधान के सोर्स, कहाँ से हमने संविधान की चीज़ें उठाई है। ठीक है जी। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं आज तक। ठीक है। पहले में मैंने संविधान सभा के बारे में पढ़ाया था, आज प्रस्तावना और सोर्स के बारे में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करेंगे। आपने मुझे सुना, देखा, उसके लिए धन्यवाद। आप मुझे कमेंट करके बताइए मुझे क्या सुधार करने हैं, तभी मुझे पता लगेगा इसमें मुझे और क्या सुधार करने हैं। आपको वॉइस कैसी आती है, राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, अभी मैनेज कर लीजिएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगी। लेकिन मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट नोट्स बनवाऊँगा। छोटी परीक्षा के लिए तो समझ लो रामबाण है, जैसे बड़ी परीक्षा है उसमें और थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये बेसिक है। यदि आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में सोचने लायक हो जाओगे, क्वेश्चन के बारे में सोचने लग जाओगे। और जो छोटे एग्ज़ाम है, SI, कांस्टेबल, ये तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है, इन्हें तो आप ऐसे ही निकाल के भाग जाओगे। ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।